नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद बीजेपी की तैयारियों में कोई कमी नहीं देखी जा रही। पार्टी दूरगामी विजन को लेकर लगातार तैयारियों को अमली जामा पहना रही है। जहां एक तरफ केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद पार्टी अपना मुख्यालय बदलने की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ पानीपत में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रही है। दरअसल पार्टी की रणनीति से यह बात साफ होती है कि सत्ता में आने के बावजूद भी बीजेपी भविष्य की रणनीति पर न सिर्फ काम कर रही है, बल्कि गुजरात की तरह हरियाणा में भी जीत की विनिंग स्ट्रीक बरकरार रखना चाहती है। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता भी पार्टी के भविष्य की दिशा और दशा को तय करने में अभी से लगे हैं। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा में बीजेपी अवैध किला बनाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर चुकी है। ऐसे में पार्टी की रणनीति आखिर क्या कहती है और क्या है पार्टी का अकाट्य प्लान, ये सवाल है। तो केंद्र की क्या तैयारियां हैं हरियाणा को लेकर, यह तस्वीर सबके सामने है। और अब अवैध किला बनाने की जो तैयारी लगातार बीजेपी कर रही है, वो कितना सिरे चढ़ेगी यह भी जग जाहिर ही है। पार्टी की तैयारियों में कोई कमी नहीं है, कोई कोर कसर पार्टी नहीं छोड़ रही है। हमेशा ही एक्टिव मोड में रहती है, विनिंग मोड में रहती है पार्टी, और यही वजह है कि परिणाम भी विनिंग ही आते हैं। अब सवाल है कि आगे की रणनीति पार्टी की क्या कुछ कहती है। इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं, पानीपत से एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। बुलंदी को छूने और ये जगह बनाए रखने की ख्वाहिश किसकी नहीं होती। बीजेपी भी इसका अपवाद नहीं है। बुधवार को पानीपत के पट्टी कल्याणा स्थित आरएसएस के सेवा साधना और ग्राम विकास केंद्र में प्रदेश के 22 जिलों के बीजेपी मंडल अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। आलीशान परिसर में प्रशिक्षण वर्ग को सफल बनाने की तैयारियां पुख्ता थीं। दोपहर को शुरू हुए प्रशिक्षण वर्ग में प्रदेश के ज्यादातर मंत्री शामिल हुए। अपना कैडर मजबूत करने के लिए, पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए अनेक कार्यक्रम पार्टियों के द्वारा चलते हैं। उन पार्टी के कार्यक्रमों की रूपरेखा बने और आने वाले दिनों में खुशी की बात यह है कि भाई हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 तारीख को हरियाणा में 2 स्थानों का है। हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। इन तमाम चीज़ों को लेके ही आज पार्टी की ये संगठनात्मक मीटिंग है, इसी में मैं भी आया। 370 मंडलाध्यक्ष है, 27 जिलाध्यक्ष है, 27 जिलों के प्रभारी हैं और जो हमारे पहले 22 जिले थे उनके जो पूर्व में अध्यक्ष रहे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी प्रशिक्षण सेशन में पहुंचे। उन्होंने संगठन की जिम्मेदारियां संभाल रहे नेताओं को टिप्स दिए और उनका मार्गदर्शन किया। मैंने कहा है ना कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, दिल खोल करके हरियाणा के लोग स्वागत करेंगे। पूरी चर्चा रही है, एक एक बिंदु के ऊपर व्यवस्थाओं से लेकर के व्यवस्थाओं से संख्या की दृष्टि से हर बात को लेकर के सभी माननीय विधायकों ने और सभी माननीय मंत्रीगण ने बैठ करके चर्चा की है। और 5 तारीख को एक हमारे चुनाव लड़े प्रत्याशी, हमारे सभी सांसदगण, हमारे जिला के अध्यक्षगण, जिला के प्रभारीगण, एक बड़ी बैठक इसी के निमित्त ही आज हमने मोटा मोटा वो खाका तैयार किया है। गौरतलब है कि प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष के अलावा प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को भी आज या कल यहां पहुंचना है। वो भी प्रदेश की सियासत में बीजेपी की शानदार कामयाबी के स्क्रिप्ट राइटर हैं। मतलब अब चुनाव 4.5 साल दूर होने के बावजूद बीजेपी संगठन एक ऐसी फौज बन गई है जो कभी बैरकों में नहीं रहती। सच भी है, चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो आगे की रणनीति पार्टी की क्या कहती है और कितनी बड़ी ये रणनीति है और दूरगामी तैयारियां किस तरह से पार्टी इसको एक के बाद एक अमली जामा पहना रही है,
ये सबके सामने है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? पार्टी एक के बाद एक जीत अपनी झोली में डालती है और उसके बाद विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू रखने के लिए अब रणनीति पर रणनीति बना रही है, यानी कि एक बड़ी सोच के साथ पार्टी हरियाणा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। देखिए सौरभ, पिछले साल 5 अक्टूबर को चुनाव हुए थे, विधानसभा की वोटिंग हुई थी 5 अक्टूबर को, और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया था। अगले ही दिन मेरे को लगता है 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आया था, जब मंत्रिमंडल का गठन होने लगा तो रात को 12:15 बजे लिस्ट आई थी। किस मंत्री को क्या पोर्टफोलियो, क्या जिम्मेदारी दी गई है। मेरे को अनिल विज की बाइट याद आती है। वो कह रहे थे कि रात को मेरे को था कि आज मैं मंत्री बनूंगा, देखता हूं कौन से विभाग मिलते हैं। तो उन्होंने सुबह बाइट दी थी, बीती रात की बात, जब मंत्रिमंडल सामने आया था कि कौन सा मंत्री कौन सा विभाग संभालेगा। तो अनिल विज ने सुबह बाइट दी थी पत्रकारों को, जब वो रात को फिर मंत्री बन गए थे। उनका ये कहना था कि 12:15 बजे मैंने मोबाइल चेक किया तो मंत्रियों का कार्यभार उसमें घोषित किया गया था, और मैंने देखा मेरे को परिवहन मंत्रालय और बिजली मंत्रालय का काम दिया गया। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि मेरा बिजली का बिल तो कोई बकाया नहीं है, अनिल विज कह रहे थे। और कहते मैंने रात को 12:34 अपना बिल भर दिया बिजली का। अब जब मंत्री टाइम पर बिल भरेगा तो अब तो सबको बिल भरना पड़ेगा। तो अगली सुबह यहाँ कृष्ण पवार भी मंत्री बने थे इस राना से, वो सुबह उन्होंने अफसरों की बैठक बुलाई हुई थी यहाँ सेक्रेटरीट पानीपत में। तो उनकी जब बाइट हुई, मैंने उनसे पूछा था कि इतनी शानदार सफलता की क्या आपको उम्मीद थी। उन्होंने कहा अब तो हम बीजेपी की 5 बार सरकार बनाएंगे, जैसे गुजरात में बनी, आप देखना 5 बार अब बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाएगी। अगली सुबह की बात है जब मंत्रिमंडल बना था। कुल मिलाकर हरियाणा बहुत माफी का रहा है, बीजेपी के लिए बहुत लकी साबित हो रहा है। हरियाणा और मनोहर लाल, ये दोनों मेरे को लगता है ऐसे एक कारण बने कि बीजेपी की लगातार सफलताएं मिल रही है। देखिए 2014 में मोदी जी बने, उसके बाद 5 महीने बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए, हरियाणा में सरकार बनी 14 में, 19 में, 24 में, और फिर निकाय चुनाव। और ये हरियाणा के चुनाव, हारे हुए चुनाव जीतने की एक वजह ये भी थी कि इसके बाद बीजेपी को बढ़त मिली, महाराष्ट्र में वहां सरकार बन गई, फिर दिल्ली में बन गई। तो अब मेरे को लगता है पार्टी को, बीजेपी को पंख लग गए हैं। अब ये अपने काम के साथ साथ ये भी सोच रहे हैं कि अब बीजेपी गुजरात की तरह यहां अपना किला मजबूत करेगी, कोई हिला ना सके इस किले को। और सौरभ, एक बात आपको ये भी बताता हूं, देश की राजधानी दिल्ली हरियाणा से सटी हुई है। एक तरफ यूपी है, इतना बड़ा स्टेट, एक तरफ हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब, ये 5-6 राज्यों की सीमाएं हरियाणा से मिलती है और हरियाणा की सीमा दिल्ली से मिलती है। शायद बीजेपी को समझ आ गया कि हरियाणा कितना अहम प्रदेश है, हरियाणा की कितनी अहमियत है। हरियाणा में सत्ता होते हुए आप दिल्ली को प्रभावित कर सकते हो, यूपी को, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब। तो हरियाणा की अहमियत बीजेपी ने समझ लिया, और शायद यही वजह है कि अपने किले को मजबूत करने में लग गई है। अभी 4 साल कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रशिक्षण चल रहा है, BL संतोष राष्ट्रीय नेता, बड़े स्तर के नेता, और मनोहर लाल जी भी कल आएंगे, आज मुख्यमंत्री आए हुए हैं, जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारी और मंडल अध्यक्षों को संबोधित करने। बीजेपी का इतिहास क्या है, बीजेपी को आगे ले जाने वाले कौन थे, बीजेपी के लिए आगे अब क्या रास्ते है, भविष्य हमने क्या करना है, इसी तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि बीजेपी को हरियाणा में कोई हिला ना सके। इसी योजना पर अब काम चल रहा है। अब महेश, लगातार तैयारियां हम देख रहे हैं, पार्टी की बड़े स्तर पर तैयारियां देख रहे हैं, जिला अध्यक्षों की जो संख्या है वो भी हमने तकरीबन देखी 27 के आसपास। अब ये जो तैयारियां ये क्या कहती हैं? क्या जिस तरीके से देवेंद्र जिक्र कर रहे हैं कि गुजरात की नक्शे कदम पर हरियाणा चलने लगा है या चल पड़ा है, ये कहना गलत नहीं होगा? देखिए, साफ तौर से ये बात तो कही जा सकती है कि कांग्रेस को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। हम लगातार ये जिक्र कर रहे थे कि निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी दरअसल इतनी मेहनत क्यों कर रही है, और उसका जवाब ये आ रहा था कि 2029 या वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अगर उससे पहले विधानसभा के चुनाव आ जाते हैं तो उसके लिए, लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं तो उसके लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी तैयारी करती नजर आ रही है। एक एक गली में, एक एक कूचे में पार्टी अपने पार्षद को जिताना चाहती है,
ये अपने जो है मेयर को बनाना चाहती है, जिससे जो ग्राउंड जीरो पर संगठन है बेहद ज्यादा मजबूती की जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी हासिल कर ले। मकसद क्या है? कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देना, क्योंकि इस बार जो विधानसभा चुनाव में कह सकते हैं कि किस्मत यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर मेहरबान थी। एक हारी हुई बाजी को भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत कर ले गए, लेकिन इस तरह की परिस्थिति अगर अगले विधानसभा चुनाव में बनी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करेंगे, फिर मोदी क्या करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार क्या करेंगे? इस बार तो कांग्रेस पार्टी ने ही कांग्रेस पार्टी को डुबोने का काम किया, लेकिन जनता जो है वो एंटी इनकमेंसी की लहर के साथ देखने को मिल रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने यकीनन तैयारियां की थी, लेकिन इन तैयारियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का यकीन नहीं था कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। अब किस्मत से, लोगों की मेहरबानी से, लोगों के आशीर्वाद से अगर ये काम हो गया तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये गारंटी करना चाहते हैं, सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि आज के बाद यानी इन विधानसभा चुनावों के बाद इस तरह की परिस्थिति हरियाणा प्रदेश में दोबारा कभी देखने को ना मिले, उनके हाथ से राज कहीं निकल ना जाए। और इसी कोशिश में भारतीय जनता पार्टी के लोग हर दिन, हर मिनट, हर घंटे कोशिश करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो संगठन की तैयारियों के लिहाज से, चाहे डिसेंट्रलाइजेशन के लिहाज से, बड़े जिलों को छोटे जिलों में तब्दील कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। संगठनात्मक जो संख्या है वो 22 जिलों की 27 जिलाध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग बना चुके हैं, और पन्ना प्रमुख और तमाम जो दूसरे संगठन के कामकाज थे, मेरा बूथ सबसे मजबूत और तमाम जो दूसरी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे वो अब भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को नेस्तनाबूद करने का मकसद इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग लिए हुए हैं, ताकि चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सके, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये जो क्षेत्र है हरियाणा प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जा सकता है। उत्तर भारत को लेकर एक बड़ा मैसेज भारत के इस हिस्से से यानी हरियाणा प्रदेश से निकलकर सामने आया। हमने देखा कि हरियाणा में जीत मिलने के साथ ही फिर जीत का जो सिलसिला है भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू हो जाता है। यह अलग बात है कि मेहनत बेतहाशा भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, मेहनत एक बड़ी वजह है, लेकिन उसके साथ ही जो मैसेज इस इलाके से निकलकर सामने आता है वो कहीं ना कहीं देश भर में अलग अलग प्रांतों में अपना असर दिखाता है। तो यकीनन यहाँ जो मकसद भारतीय जनता पार्टी इस मेहनत के पीछे लिए हुए है वो कांग्रेस पार्टी को नेस्तनाबूद करने का है, ताकि आने वाले किसी भी चुनाव में फिर चुनौती का सामना भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना पड़े। वीरेंद्र जी, ये तमाम तैयारियां हम भी देख रहे हैं। नया प्रदेश कार्यालय पंचकूला से शुरू करना, पार्टी संगठन चलाना, चंडीगढ़ से सरकार को चलाना बीजेपी की, पानीपत में हरियाणा बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर होना, मुख्यमंत्री नायब सैनी का पहुंचना पंचकूला, और संगठन मंत्री का पहुंचना, प्रधानमंत्री का आना, और मनोहर लाल तो पूरी तरह से फोकस करे हुए हैं प्रदेश पर। ये पूरी तैयारियां समअप की जाएं तो क्या कुछ नजर आता है? दूरगामी तैयारी काफी बड़ी है, अकाट्य तैयारी है, अभेद्य किला तैयार करने की तैयारी पार्टी कर रही है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि महेश भी उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से साइडलाइन करना, ताकि जनता में जो पैठ थोड़ी बहुत बनी हुई है कांग्रेस की वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी बीजेपी ओवरकम कर जाए। इस तरह की तैयारियां, ये तस्वीरें और ये जो तैयारियां हैं ये संकेत दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी तैयारियां चलती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे विपक्ष में रही हो, चाहे अब सत्तारूढ़ दल हो, तो उसके निरंतर कार्यक्रम चलते रहते हैं। महापुरुषों की जयंती बनाने का कार्यक्रम चलते रहते हैं, और पार्टी का जो राष्ट्रीय अभियान होता है वो चलता रहता है। पार्टी निरंतर जो है अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क संवाद बनाए रखती है, और ये स्थिति जनता से रहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर आपने अच्छे से समझना हो तो एक उदाहरण ही काफी है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिलते थे, तो प्रोफेसर रामविलास शर्मा, जो डॉक्टर मंगल सैन जी के बाद भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में जड़े सींचने में अग्रणी रहे हैं, उनको पार्टी ने महेंद्रगढ़ से और बल्लभगढ़ से 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ाया था। और वही रामविलास शर्मा जी जो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, पार्टी को 2014 में जीत दिलाने में उनकी मुख्य भूमिका रही है, वो 2024 में वो टिकट के लिए भी मोहताज हो गई। मतलब पार्टी ने 2024 में उनको टिकट भी नहीं दिया, और जिस तरह से अपमान उनका हुआ वो सब मालूम है। और उसमें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को कहना पड़ा कि कम से कम इस तरह जलील तो मत कीजिए। तो मतलब पार्टी अपने स्तर पर फैसले करती है, क्योंकि पार्टी को लग रहा था कि 2024 में प्रोफेसर रामविलास शर्मा जीतने में सक्षम नहीं है। तो मतलब पार्टी बड़े से बड़ा फैसला ले सकती है और उसमें हिचकिचाती नहीं है। क्या कांग्रेस में ऐसा संभव है? जो कांग्रेस के मठाधीश हैं, क्या कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व उनको हिला सकता है? तो ये एक बात समझने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का फैसला ले सकती है।
कोई भी अपना भविष्य सुरक्षित नहीं मान सकता भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, मनोहर लाल जी के लिए गुड़गांव रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ कर रहे थे जी। कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था कि अगले 24 घंटे में वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट नीति है, वो कोई भी निर्णय ले सकती है किसी भी तरह का, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। और ये देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में मंत्री हैं, उनकी बेटी हरियाणा में मंत्री है। अब इसको कैडर में इस बात का संतोष तो हो गई, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने वर्षों से तपस्या की है पार्टी के लिए, वो पार्टी का ये स्वरूप देखेंगे तो उनको पीड़ा होना स्वाभाविक है। इस तरह किरण चौधरी राज्यसभा सदस्य हैं और उनकी बेटी श्रुति चौधरी मंत्री हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जो पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो स्वीकार करना प्रदेश के नेताओं के लिए मजबूरी है। और यही है कि पार्टी कोई भी फैसला लेने से पहले किसी के खिलाफ भी कोई भी इस तरह का दयालुता का भाव नहीं रखती। पार्टी संगठन के हित में फैसला करती है, जो भी संगठन हो। और कांग्रेस में ऐसा संभव ही नहीं है। कांग्रेस में आप किसी नेता के खिलाफ कोई भी एक्शन की स्थिति आती है, या उनको कोई पद उनको स्वीकार्य नहीं होता, या उनके समर्थक को टिकट नहीं दिया जाता है, या उनको पदाधिकारी नहीं बनाया जाता, तो वो पार्टी के खिलाफ बगावत कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि इससे पार्टी की व्यापक संभावनाओं पर कितना प्रश्न उठेगा, लेकिन वो तो अपना हित देखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की संगठनिक भूपी है। और जिस तरह पार्टी अब रणनीति बना रही है, पार्टी से जो भी लाभार्थी हैं, सरकार की योजनाओं से जितने लाभान्वित होने वाले लोग हैं, पार्टी उनसे भी निरंतर संपर्क रखती है। अब केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना, राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। इस तरह के प्रशिक्षण शिविर पहले भी लगते रहे हैं और अब भी लग रहे हैं। तो ये एक पार्टी की कार्य पद्धति है। ठीक है, अब ऐसे में तैयारियां क्या कहती हैं देवेंद्र? सवाल ये है कि जो तैयारी है, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, गुजरात की तरह, गुजरात के मॉडल की तरह हरियाणा में भी उस मॉडल को अमली जामा पहनाया जा रहा है, उतारा जा रहा है पार्टी के द्वारा। अब सवाल यह आ जाता है कि आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी है? क्यों गुजरात की तरह ओवरकम करना चाहती है, या उसका पूरा पटल वो हरियाणा पर उतारना चाहती है? राजनीतिक एनालिटिकली देखें तो क्यों? देखिए स्वरूप, हरियाणा की जो सियासी मौजूदा हालात है, बीजेपी को माफी कार्य है। जिस तरीके से आप देखिए, यहाँ कभी कहा जाता था 3 लालों का प्रदेश है, 3 लाल ही राज करते थे, भजन लाल, बंसीलाल और चौधरी देवीलाल। देवीलाल के बाद चौटाला एक ही परिवार रहा। 3 लालों के नाम से हरियाणा जाना जाता है। और तीनों लालों में से अब एक लाल नहीं रहा। मनोहर लाल आए थे, चौथे लाल बने जो हरियाणा के। मनोहर लाल ने ऐसा झंडा गाड़ा कि अब चौथा लाल ही रह गया है। तो तीनों लाल जो आप देखिए, इनेलो की क्या स्थिति रही, चौधरी देवीलाल के परिवार की। बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए, पार्टी 2 हिस्सों में बट गई। जजपा और इनेलो की आज हालत क्या है? बंसीलाल के परिवार के जो आज मौजूदा लोग हैं, जो बड़े राजनीति कर रहे थे कांग्रेस से, वो बीजेपी में आ गए। भजन लाल का परिवार, कुलदीप बिश्नोई को देखिए। देवेंद्र, समय थोड़ा कम है, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। मुझे संकेत मिल रहा है यहाँ पर आप सभी को रोकने के लिए। आप बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।